दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप सभी मेरे दर्शकों को ना दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, जी हाँ दोस्तों, आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और ये मेरे मोनेटाइज चैनल का पहला वीडियो है। आज आप सभी लोग जो मेरे व्यूअर हैं, उन लोगों ने मुझे उस जगह ला के खड़ा कर दिया है जिस जगह मेरे कोई रिश्तेदार या मेरे जानते भर में, न मेरे अगल बगल के, न कोई मेरी जाति में, मेरे जानते भर में, मेरे पहुंच भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आज नहीं है ना जो आज एक मोनेटाइज चैनल का मालिक है। आप सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर को मैं कोई इधर उधर लाग लपेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर के कारण ये हो पाया है और ये मान सम्मान मुझे मिला है। और सच बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरा रिस्पेक्टेड व्यूअर पता चल जाए ना तो मैं उसका पैर छू सकता हूं, उसके पैर को धो सकता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोग को धन्यवाद जो आपने मुझे इस जगह लाकर खड़ा किया। ये दिल से धन्यवाद कर रहा हूं, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और आप सब लोग बहुत एहसान मुझ पर किया है। मुझ जैसे सामान्य व्यक्तियों को आप लोग देखा है, देख देख के इस जगह पहुंचाया है। एक छोटा सा एहसान और कर दीजिएगा कि जिस जिस जगह से आप जैसे रिस्पेक्टेड व्यूअर मेरे वीडियो को देखते हैं ना, एक बार प्लीज उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि आज हमारे देश में विपक्ष के द्वारा और खास करके राहुल गांधी के द्वारा कई मुद्दे बनाए जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा होता है वोट चोरी का मुद्दा, उसके बाद मुद्दा होता है अडानी का मुद्दा, उसके बाद होता है मुफ्त का ये देंगे, मुफ्त का ये देंगे, और उसके बाद होता है प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, निजीकरण का मुद्दा। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये सारे के सारे मुद्दे जो विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे गहराई से सोचेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या देश को भुगतना पड़ता है, अलग अलग देशों को, और देश को, हमारे देश को क्या भुगतना पड़ सकता है, इसको समझने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। आप वीडियो को कोई भी ना सरकार का सपोर्टर, ना विरोधी, बीजेपी का सपोर्टर नहीं, विरोधी नहीं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस का सपोर्टर, विरोधी, ये सबसे हट के देखिए। यकीन मानिए आपके बौद्धिक स्तर में बहुत विकास हो जाएगा और विश्व की राजनीति और भारत की राजनीतिक परिदृश्य को समझने में सुविधा होगा। क्योंकि केवल अगर आप भारत की राजनीति को समझेंगे और विश्व की राजनीति को नहीं समझेंगे ना, तो फिर आप पॉलिटिक्स ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव वे में लीजिए। तो अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात की शुरुआत करते हैं जो राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का मुद्दा बनाया जाता है। हमेशा राहुल गांधी के द्वारा कहा जाता है वोट चोरी, और अन्य विपक्ष के उसके साथियों के द्वारा भी कहा जाता है। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है ना जिसका कोई प्रमाण अभी नहीं दे पाई है मतलब विपक्षी पार्टियां, लेकिन बहुत उठाती है। अगर वोट चोरी का मुद्दे से अगर होने वाले दुष्प्रभाव को जानना है तो अभी हमारे पड़ोसी जो देश है, बांग्लादेश के बारे में जानिए, और नेपाल के बारे में जानिए, श्रीलंका के बारे में जानिए, और अभी ताजा उदाहरण जानना है ना तो वेनेजुएला के बारे में जानिए। दोस्तों वेनेजुएला की जो सरकार है पूरी तरीके से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और पूरी तरीके से जनता के द्वारा संप्रभुता संपन्न सरकार है। और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरोई को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और आंखों पर पट्टी बांध के और हाथ में हथकड़ी ले जाकर गिरफ्तार कराया गया। रीजन क्या था? अमेरिका के द्वारा ये किया गया। और अमेरिका ने रीजन क्या दिया पता है? अमेरिका ने रीजन ये दिया ना कि ये जो देश है वो हमारे देश में ड्रग्स भेज रहा है। अगर ड्रग्स भेज रहा है तो राष्ट्रपति नहीं भेज रहे थे, वहां के लोगों के द्वारा ड्रग्स भेजा जा रहा था जो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। सबसे पहली बात एक बार बता दूं कि अमेरिका के द्वारा भी तो भारत में हेडली, फिर तहूर राणा, ये सब अमेरिका में पढ़ रहे थे। तो क्या भारत भी अमेरिका के खिलाफ चीज करेगा? अगर आपके देश में कोई ड्रग्स भेज रहा है तो बॉर्डर को टाइट करो, किसी को मत अंदर घुसने दो। लेकिन वेनेजुएला के ये जो राष्ट्रपति हैं, इनको इस नाम पर गिरफ्तार किया जाना, ये केवल ड्रग्स का मामला नहीं है, ये केवल आपराधिक मामला नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि वेनेजुएला विश्व का ऐसा देश है ना, आपको ताजुब रहेगा। आपसे अगर पूछूं कि मैं सबसे ज्यादा विश्व में तेल उत्पादक देश कौन सा है, आप कहेंगे सऊदी अरब, यूएई, गल्फ कंट्री, कुछ लोग कहेंगे रसिया। गलत। विश्व का सबसे ज्यादा तेल का भंडारण वेनेजुएला में है। तेल का उत्पादक होना अलग बात होता है, तेल का भंडारण सबसे ज्यादा होना अलग बात होता है। कुछ ऐसी बात है ना कि खजाना तो देश में भरा है, लेकिन निकाल कितना पा रहे हैं, उसका यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं।
तो रसिया विश्व में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन भी करता है और उसका यूटिलाइज भी करता है, लेकिन वेनेजुएला यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता और उसके ऊपर अमेरिका की नजर शुरू से थी। और पुराने अगर 30-35 साल पहले की बात होता तो धीरे से अमेरिका तख्ता पलट करके हटा देता, लेकिन पल पल की खबर दुनिया को मिलता है तो अमेरिका कुछ बहाना देना पड़ेगा। अमेरिका वो तेल खजाने पर अपना एकाधिकार चाहा, लेकिन अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया गया और अमेरिका अपने इस बदले के खीस के द्वारा वेनेजुएला पर एक काम किया, कार्रवाई किया है। अब वेनेजुएला उतना शक्ति संपन्न देश नहीं है, तो क्या ये बात मान लिया जाए कि जो शक्ति संपन्न देश होगा वही राज करेगा, या कोई शक्ति संपन्न अगर जिसके पास संसाधन कम होंगे, वो देश के पास उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तो वो देश को ऐसी ताकतवर देश हड़प लेंगे। अगर ये जानना है तो जान लीजिए, ताइवान चीन से बगल में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाया चीन। भूटान, भारत और चीन के बीच में भूटान को भी कुछ नहीं कर पाया। तो बात क्या है? सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि कई दिनों से ये नैरेशन चलाया जा रहा था कि वेनेजुएला में जो चुनाव हुआ है ना, वो सही तरीके से नहीं हुआ है। वेनेजुएला की चुनाव प्रणाली खराब है, बयानबाजियां चला रहा था और कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो दिन भर इसको चलाए जा रहे थे और पूरे विश्व के मीडिया में भी ये चलते जा रहा था और यहां पर कोई किसी सबूत नहीं दे पा रहा था। और वेनेजुएला की जो सरकार, जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, वो भी शांति से बैठे थे, बस बोल देते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप मेरी हत्या कराना चाहते, तो उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल रहे थे, शांति अख्तियार किए रहे। हुआ क्या? तख्ता पलट दिया गया। और अगर आपको लगता है कि ये पहला मैटर है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अभी विश्व में एक कल्चर चल रहा है कि मौजूदा सरकारों से कुछ मांग करो। अगर वो सरकार ना दे पाए तो कई सालों तक उसकी चुनाव व्यवस्था पर ही सवाल उठाओ। जनता लोकप्रिय अपने नेता को चुनेगा, अब उसकी चुनाव व्यवस्था पर ही सवाल उठाओ और बाद में उसका तख्ता पलट कर दो। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के साथ क्या हुआ? शेख हसीना की सरकार लोकतांत्रिक सरकार थी, उसका तख्ता पलट कर दिया गया और वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। और मोहम्मद यूनुस वहां कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, वो बस सिर्फ एक नोबेल प्राइज विजेता है और वो बांग्लादेश की नागरिकता भी मोहम्मद यूनुस के पास नहीं है, दूसरे देश की नागरिकता है। और वो अमेरिका के सपोर्ट पर उस वक्त, मतलब अभी पिछले साल 24 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो थे ना, तत्कालीन राष्ट्रपति, उनके सपोर्ट से तख्ता पलटा गया। अब वही बात श्रीलंका में भी किया गया। मौजूदा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार वगैरह, चुनाव प्रक्रिया सबका माहौल बनाओ और पलट दो। नेपाल में जेनजी आंदोलन के नाम पर भी किया गया, क्योंकि चीन समर्थित माओवादियों की सरकार थी, हालांकि करप्ट थी, लेकिन कोई भी सरकार को ऐसा पलटने का तरीका बहुत ही एंटिक है कि आप वहां पर सीधे कह दो कि सरकार गलत है, सीधे चुनाव प्रक्रिया गलत है और सीधे उसको तख्ता पलट कर दो। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हुआ। और ये सब के सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब के सब चीज में ना अमेरिका का हाथ तगड़े से आता है। शेख हसीना से भी अमेरिका ने वहां के हिंद महासागर में स्थित द्वीप की मांग की थी, लेकिन वो नहीं दी तो अमेरिका इससे नाराज हो गया और अपने मान सम्मान पर हमला मान लिया। हमारा जो ऑर्डर मिला है उसको क्यों नहीं पालन कर रहे हो? और इसके बाद इस टाइप की चीजें की गई। और वेनेजुएला में भी यही हुआ। तो ये जान लीजिए कि जो राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों के नेता जो वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, ये इतना खतरनाक और घातक मुद्दा है कि हमारा देश जिस तरह से फल फूल रहा है, हमारा देश का इकोनॉमिक वर्ल्ड में चौथा इकोनॉमी बन गया है। सुपर इकोनॉमी कहे जाने वाले जापान की इकोनॉमी था चौथे नंबर पर, भारत 5वां था। जापान को मतलब पूरी तरीके से हिट करके चौथा इकोनॉमिक इंडिया बना है। और इसकी प्रबल संभावना है कि अगले साल विश्व की जो तीसरी अर्थव्यवस्था थर्ड इकोनॉमिक जर्मनी है, उसको भी पछाड़ के थर्ड भारत बन जाएगा और जर्मनी को फोर्थ पर रिप्लेस कर देगा। और अनुमान ये भी है कि 2048 तक चीन को रिप्लेस करके भारत सेकंड बनेगा और 2060 तक अमेरिका को रिप्लेस करके भारत पहला इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा खुशहाली के साथ में जब पड़ोसी देश के सीने पर जब सांप लौटता है, तो भारत में जो ग्रोथ हो रहा है और वो ग्रोथ से जलने वाले और भारत की बहुत सारी चीजों पर अपना कुदृष्टि लगाने वाले इसी टाइप की चीजों का वेट करते हैं।
वह डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, अब हटाने कुछ बहाना देंगे तो बहाना क्या बनता है, वोट चोरी हो गया और इसके आधार पर तख्ता पलट कर देते हैं। तो राहुल गांधी और विपक्ष का जो बयान है ना वोट चोरी का, इतना घातक बयान है कि आप अंदाजा लगा लीजिए। ये सब अदर देशों को एक बुलावा भेजना जैसा है, आओ हमारे देश में तख्ता पलट कर दो, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन का चिंता मत करो कि निर्वाचित सरकार, हम साबित कर देंगे कि ये सही तरीके से चुनाव ही नहीं हुआ है। ये तो हो गया पहला। दूसरा मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाता, राहुल गांधी के द्वारा ही उठाया जाता, अडानी का मुद्दा, कि अडानी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। अरे भाई, अडानी को कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती जो कानून के विरोध में हो। हर सुविधा न्याय सम्मत तरीके से दिया जाता है और वो ऐसे क्राइटेरिया के तहत दिया जाता है ना कि वो अडानी अगर वर्क करेंगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर मान लो अडानी को मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं करने दिया जाएगा, अडानी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, मतलब दूसरा चीज और इस साथ ऐड कर दे रहा हूं, एक प्राइवेटाइजेशन का ही मैटर उठाया जाता है कि सरकार हर चीज प्राइवेट हाथों में दे दे रही है। और इसके साथ मुफ्त की चीजों का भी मुद्दा ले लीजिए, जो केजरीवाल के द्वारा लाया गया था, मुख्य रूप से अब पूरा चल रहा है। तो अभी जो वेनेजुएला में जो हुआ है, वेनेजुएला में जो हुआ है उसको समझिए। वेनेजुएला में अभी विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडारण होने के बावजूद भी वेनेजुएला सरकार की एक चीज थी, कहना हम हर चीज ना मतलब हर चीज सरकारी रखेंगे और लोगों को कोशिश करेंगे हर चीज मुफ्त देने का। अब हर चीज को आप प्राइवेट सरकारी करोगे, प्राइवेटाइजेशन का अगर विरोध करोगे, प्राइवेटाइजेशन का को हटाना या प्राइवेटाइजेशन सुनने में थोड़ा सा बेकार लगता है या थोड़ा सा लगता है कि प्राइवेट हो जाने की वजह से बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं लोगों को मिलना बंद हो जाएगी, सरकारी चीजें कम हो जाएगी। ये सुनने में तो थोड़ा सा अटपटा लगता है और थोड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का फायदा बहुत होता है। प्राइवेटाइजेशन का फायदा यह होता है कि वहां के जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं या जो कुछ आगे एक्टिविटी करना चाहते हैं, ऐसा ग्रोथ करना चाहते हैं जो उस व्यक्ति के साथ देश का ग्रोथ होता है, तो देश आगे बढ़ता है। देश के ग्रोथ के लिए फ्यूल का काम करता है प्राइवेटाइजेशन। वेनेजुएला की सरकार ने सभी प्राइवेट चीजों को लगभग बंद करना शुरू कर दिया, हर चीज सरकार के हाथ में। अब सरकार क्या बोलते हैं कि तेल भी निकालेगी, सरकार जनता के साथ चुनाव के लिए बात करेगी और सरकार हर चीज जनता को मुफ्त में देगी। अब मुफ्त में देने का घाटा क्या लगता है ना भैया, कोई भी आदमी ना काम ही नहीं करना चाहता है। मुफ्त की रेवड़ी बांटना और प्राइवेटाइजेशन को कम करना ऐसी चीजें होती है ना जो मेहनत कश लोगों को सजा देना और जो आराम फरमाते या सुस्त है उनको इनाम देना सुस्ती का। तो वेनेजुएला में जिस तरीके से प्राइवेट संस्थानों को दबाया गया और सरकारी संस्थानों को सामने आया गया और सरकार इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए वहां का तेलों का सिरे से उत्खनन नहीं हो पाया ठीक से और वो विश्व के साथ वो अपने तेल की मतलब जो खनिज है संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाई। और इसके वजह ये हुआ या तो उनके जो टैलेंटेड उद्योगपति बाहर चले गए और नहीं तो वो देश का सीधे से विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो पाया तो देश में आर्थिक चीज नहीं आ पाई, टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई और जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो आप कोई दूसरे देश से डील भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अलग थलग पड़ गए और अमेरिका की गिद्ध दृष्टि वेनेजुएला के ऊपर थी, तो वही गिद्ध दृष्टि की वजह से आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भुगतान करना पड़ा। आज हमारे भारत देश में भी जब अडानी को जब कोई सुविधा, न्याय सम्मत सुविधा दी जाती है जो एक बिजनेसमैन को चाहिए, तो लोग अडानी हल्ला करते हैं। आज लोगों को अडानी का बढ़ते बिजनेस से दिक्कत है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अडानी जब कमाते हैं तो कमाई भी देश में रहता है और अडानी के कारण जो देश का विकास होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ताकतवर देशों, कमजोर देशों सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। और सब देशों के पास ये बात दिमाग में भरता है कि अगर इस भारत देश से विवाद करेंगे तो हमारा बहुत सारा आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए भी देश जल्दी कोई चू चपाट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, जब प्राइवेट हाथों में जब चीजें ज्यादातर जाती है, बिजनेस, धंधा, काम, तो सरकार कंसंट्रेट होता है उन कामों में जो सरकार को करना चाहिए। सरकार का सबसे प्रमुख काम है लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डर पर सुरक्षा करना और अन्य देशों से सुरक्षा का उपाय रखना। क्योंकि एक बात जान लीजिए, वेनेजुएला के ऊपर ये बात हुआ है ना, अब ये बात तो तय हो गया कि विश्व में केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों को शांति से मानकर बैठ जाने से और हम जनता के द्वारा चुन लिए गए हैं
और हमारा देश का जनता खुशहाल है, इतना मान लेने से हम सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि अमेरिका ऐसे गिद्ध है जो कभी भी हमला कर सकते हैं। हमको आज विश्व में सब विकास के साथ साथ सुरक्षा और शक्ति की चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से रखना परखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सुरक्षा और शक्ति अगर अपने पास ना रखे ना, तो हमारे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। और ये जो सरकार है हमारे देश की इतनी दक्ष और ताकतवर है। हमारा देश अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से जो पूरा विश्व हम लोग की शक्ति को देखा है, किस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा काम किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तुर्की का ड्रोन, जो एकदम खतरनाक ड्रोन है, उन सबको 100% एक्यूरेसी के साथ हवा में ही मार गिराया है, सीधे हवे टू हवे मार गिराया है। और इसके बाद में हम जो हमला किए पाकिस्तान पर, और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था जो बहुत बड़ा माना जाता है, उसको चीरते हुए पाकिस्तान को किस तरह से छेदा है पूरा विश्व देखा है। तो ये सब तब हो पाया जब सरकार प्राइवेट वालों को प्राइवेट काम करने दे, खोज करने वालों को खोज करने दे, फैक्ट्री चलाने फैक्ट्री चलाने दे, और उनको सुरक्षा के तरफ देखना है। भारत जिस तरीके से अंतरिक्ष में ग्रोथ कर रहा है, सब तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम अडानी को गलत बोलते हैं, अडानी गो बैक के नारे लगाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने देश की आर्थिक चीजों को क्षतिग्रस्त कर रहे होते हैं। जब हम प्राइवेटाइजेशन का बहुत तगड़ा विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं तगड़े काम करने वाले जो हमारे देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, उनको हतोत्साहित कर रहे होते हैं। जब हम मुफ्त की बातें करते रहते हैं, तो सरकार का वो खजाना को हम लोग दीमक की तरह खाते रहते हैं, जो खजाना का वापस सरकारी खजाने में वापस नहीं होने वाला है। और जब ऐसा नहीं होगा तो सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर होगा, आर्थिक तौर पर कमजोर होगा तो सामरिक तौर पर कमजोर होगा, और फिर मिलिट्री हार्डवेयर को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएगा। परिणाम होगा विदेशी लोग आकर हम पर आक्रमण करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और ये सब चीज सीखने वाली है। और जो लोग विपक्ष की बातों को सुनते हैं और समर्थक हैं, उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने इस सेंस का तो उपयोग करें कि अगर वोट चोरी हुआ है देश में, तो राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते? और अगर कोर्ट में अगर वोट चोरी सही माना है, तो कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं जनता को दिखाते? क्योंकि कोर्ट ने ये बात समझ लिया है। कई दिनों तक इलेक्शन कमीशन अपना मशीन रखा, कोई से हैक करके दिखाया, कोई भी विपक्षी नेता नहीं गया, जाता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारे देश के लोगों को, चाहे पक्ष के सपोर्टर हो या विपक्षी पार्टियों के सपोर्टर हो, ये बात तो समझना पड़ेगा एक भारतीय बन के। अब मैं अगला खेल आप लोगों को समझा रहा हूं ना, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अपने साथ में लेने, या ये मान के चले कि प्रतिभाशाली लोगों के नाम पर और उनको साथ में लेकर अलग अलग देशों की सरकार का तख्ता पलट के लिए एक रफू करने का नाम। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की जब सरकार को जब बदला गया ना, तो उसके जगह मोहम्मद यूनुस को कार्यकारी या सलाहकार नियुक्त किया गया। कहने भर का ये सलाहकार है, लेकिन वो पूरा बांग्लादेश के करता धरता पूरी तरीके से अमेरिका की निगरानी में है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबके पिट्ठू है मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस ये सब लोग केवल और केवल प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली होना और लोकप्रिय होना में अंतर होता है। मोहम्मद यूनुस को सदा यह डर सता रहा है कि अगर चुनाव होगा तो मैं जरूर हारूंगा, और मैं हारूंगा तो मेरी वही दुर्गति करेंगे जो बाकी जो नेता लोग हैं जिनके साथ मैं वो दुर्गति कर रहा हूं। ये पहला चीज हो गया। दूसरा बात, अगर आप लोग ये बात देखेंगे वेनेजुएला को लेकर, तो अभी बस 2025 के दिसंबर में मारिया मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला। अब मारिया मचाडो शुरू से ही ये कह रही है कि वो जो सरकार गलत तरीके से चुनी है, लेकिन मारिया मचाडो एक भी प्रूफ नहीं दे पा रही है। और मारिया मचाडो प्रतिभाशाली है, तभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन लोकप्रिय नहीं है। लोकप्रिय तो निकोलस मादुरोई ही है, क्योंकि बहुत बड़ा जनता उनको पक्ष में चुना है। और जाहिर सी बात है, कोई भी नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, उसके विरोधी लोग भी होते हैं। आज वेनेजुएला के जो विरोधी लोग हैं, जो आम जनता है, आज वेनेजुएला का जो दुर्गति हो गया है, वहां का राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया, अगवा कर लिया गया है, और क्या पता किस हालत में है कोई नहीं जानता। तो अगर अब वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका अपना आधिपत्य जमा चुका, सीधे बोल चुका कि हमारे निगरानी में है, और जब तक चुनाव नहीं होगा हम अपने निगरानी में रखेंगे। और ये माना जा रहा है कि मारिया मचाडो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं का नाम पहले से आ रहा था।
अब वो तो उनके एकदम खास है अमेरिका के, उनके तारीफ करने वाले हैं। तो अब अगर वो जो बैठेंगे तो काम तो अमेरिका करेगा। तो भले उनके विपक्षी नेता मारिया मचाडो को तो सुविधा मिल जाए, सब चीज मिल जाए, लग्जरी चीज मिल जाए, लेकिन जो विरोधी जो जनता है निकोलस मदुरई का वेनेजुएला में, क्या उनका ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा? उनके ऊपर इसका नेगेटिव ही असर पड़ेगा। अब अमेरिकी सरकार ये नहीं पूछेगा कि तुम यहाँ के राष्ट्रपति के सपोर्टरों के विरोधी हो, बस तुम यहाँ वेनेजुएला के जनता हो और अमेरिका का गुलाम बन चुका है वेनेजुएला, तुमको अमेरिकी लोगों की बात गुस्सा ना होगा। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि वेनेजुएला में अमेरिका तो आ तो गया है, अमेरिका कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या कोई अमेरिकी, अब अमेरिकी व्यक्ति जाएंगे वहां, कोई काम करेगा, और कोई अमेरिकी और वेनेजुएला के बीच में लड़ाई हो तो क्या वहां पर जो सरकार है वो निष्पक्ष होकर रहेगी? कभी नहीं रहेगी। एक्चुअल में वो ऐसे ही गुलाम बनते जा रहे जैसे अंग्रेजों के गुलाम पहले विश्व के सभी देश थे। और इसमें सबसे बड़ा खेला यह है, इसमें अलग अलग देश भी शामिल हैं। जैसे देखिए वेनेजुएला के ऊपर जब हमला किया अमेरिका, तो रसिया ने कुछ नहीं बोला, चाइना ने कुछ नहीं बोला, रीजन है। अभी आप गौर कर रहे होंगे तो यूक्रेन और रसिया का लड़ाई का खबर कम आ रहा होगा। कारण क्या है कि अमेरिका इनडायरेक्टली मान चुका है, घोषणा कर चुका है, मतलब बस घोषणा नहीं किया है, अघोषित बात तो कर चुका है ना कि भैया रूस तुम यूक्रेन को निगल लो और मेरे को वेनेजुएला के मामले में छोड़ दो। क्योंकि रसिया ने भी 2019 में बोला था कि मैं वेनेजुएला के मामले में हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। चाइना जो है अपने पड़ोसी देश ताइवान, जो छोटा सा देश है, उसको निगलने के चक्कर में है। तो ताइवान का सपोर्ट अमेरिका करता है। अब अमेरिका कह रहा है भैया तू मेरे को वेनेजुएला को हड़पने दे और ताइवान को तू हड़प ले, और रसिया को कह रहा आप यूक्रेन को निगल लो। हालांकि यूक्रेन रसिया का हिस्सा था और यूक्रेन का मैटर और इसमें कंपेयर नहीं किया सकता, लेकिन ये बात बोल रहा हूं कि अमेरिका इस तरीके से वेनेजुएला को अपने कब्जे में किया है ना कि कोई महाशक्ति नहीं जाएगी। और भारत ऐसा देश है जो अभी अपने विकास में लगा है, और भारत इस मामले में बहुत सजग और दम दृढ़ संकल्पित है। और दूसरी चीज, भारत इस मामले में इतना सजग है कि अपने मिलिट्री हार्डवेयर को दुरुस्त कर रहा है और किसी पर आश्रित नहीं हो रहा है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले 50% टैरिफ लगा के बोला था कि तुम रसिया के साथ व्यापार बंद करो, लेकिन भारत ने रसिया से दोस्ती नहीं तोड़ी, रसिया से भी संपर्क बनाकर रखा है। अमेरिका बोला था कि हमसे माल खरीदो, भारत वो भी नहीं माना। तो भारत अपने तगड़े जगह पर है, लेकिन भारत को इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जो विपक्षी नेता बेसर पैर का आरोप लगा रहे उन पर कार्रवाई कब करेंगे। ऐसे हर नेता, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी का हो, चाहे दक्षिण का डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, तो बहुत कम हो गए उसका संख्या, उसको तो पार्टी में नहीं गिनने का मन करता है। तो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो पश्चिम बंगाल का, अगर कोई भी नेता सरकार के विरोध में बिना कोई प्रमाण का आरोप लगाता है, उसको तो बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा एनालिसिस कैसा था। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।